हेलो दोस्तों, जोहार क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और आज मैं फिर से आपकी सेवा में हाजिर हो चुका हूँ। और सभी को जय 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 श्री कृष्णा, राधे राधे। और आज के लिए आप सभी के लिए मोटिवेशनल लाइन है दोस्तों कि मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। अगर दिल में हो कुछ करने की चाहत तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते दोस्तों। और आज मैं आपको बीएसटीसी के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करवाऊंगा दोस्तों। और सबसे पहले मैं जीके के बारे में जीके के प्रश्न हैं उनके बारे में अध्ययन करवाऊंगा। और इसके अगली कड़ी में हम शिक्षण अभिरुचि के बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों। और तब तक आप मेरे साथ में बने रहें। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब, अगर कोई यूट्यूब चैनल पर नया है तो वो हमारा वीडियो लाइक, कमेंट और शेयर कर दे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम हमारे प्रश्न की तरफ। और जो हमारा फर्स्ट प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि राजस्थान में मातृ रक्षिका देवी के रूप में किसे पूजा जाता है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा केला देवी, दूसरा हमारा करणी माता, तीसरा हमारा शीतला माता और चौथा हमारा जीण माता। तो मातृ रक्षिका के रूप में हमारा पूजा जाता है दोस्तों, शीतला माता को पूजा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा राइट है। और आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा दूसरा प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्वाद्य यंत्र नहीं है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अलगोजा, दूसरा हमारा कमयाचा, तीसरा हमारा जंतर और चौथा हमारा रावण हत्ता। जो अलगोजा वाद्य यंत्र है दोस्तों वो वाद्य यंत्र हमारा तत्वाद्य यंत्र नहीं है। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते। और हमारा तीसरा प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट स्थित है दोस्तों, कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है, या फिर जोधपुर में स्थित है, या फिर कोटा में स्थित है, या फिर उदयपुर में स्थित है। फुटवियर डिजाइन एंड ये हमारा जोधपुर में स्थित है दोस्तों। और आगे बढ़ते। और जो हमारा चौथा प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि जोरू खा का संबंध किस वाद्य यंत्र से दो। जोरू खा का संबंध किस वाद्य यंत्र है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ताशा, दूसरा हमारा मशक और तीसरा हमारा पुंगी और चौथा हमारा भपंग। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाता है वो दोस्तों भपंग ऑप्शन राइट हो जाता है। जोरू खा का संबंध भपंग वाद्य यंत्र से है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा पांचवा प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि वाकल नदी को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा यहाँ पे माही, दूसरा साबरमती, तीसरा लूणी और चौथा है कांतली। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो दोस्तों साबरमती नदी ऑप्शन वाकल नदी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा छठा प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि अंगरूखी के ऊपर कंबर पर बांधे जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है दोस्तों। अंगरूखी के ऊपर कंबर पर बांधे जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? आत्मसूक, चौगा, पटका या फिर कुर्ती। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाता है वो दोस्तों पटका, ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। और आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा सातवां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि राजस्थान के न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दे रखा हमारा सिरोही, दूसरा दे रखा जालोर, तीसरा दे रखा प्रतापगढ़, चौथा दे रखा बांसवाड़ा। तो हमारा जो ऑप्शन राइट होता है वो हमारा जालोर ऑप्शन राइट होता है। ठीक है दोस्तों। और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछे तो हमारा माउंट आबू सिरोही है दोस्तों। और सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र पूछे तो झालावाड़ है। और आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा आठवां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन किस वर्ष से किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन 1994, दूसरा हमारा 1989, तीसरा हमारा 1999 और चौथा हमारा 2001। तो जो हमारा ऑप्शन राइट होता है वो यहाँ पे 1999 ऑप्शन है जो राइट होता है। राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन किया गया था दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा 9वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। राजस्थान में एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा कोटा, दूसरा दे रखा जयपुर, तीसरा देखा अलवर और चौथा देखा टोंक। तो एकमात्र पक्षी चिकित्सालय जयपुर में स्थित है दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं और नए प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे। और जो हमारा 10वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। ये बालर नहीं, यहाँ पर थोड़ी बहुत मिस प्रिंट होगी। ये ऑप्शन यह दे रखा हमारा बालर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है दोस्तों।
मीणा जनजाति, कंजर जनजाति या फिर ग्रास्य जनजाति या फिर दामोर जनजाति। जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन राइट होता है वो दोस्तों ग्रास्य जनजाति से वालर नृत्य ग्रास्य जनजाति से संबंधित है, जो सिरोही के क्षेत्र में किया जाता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और जो हमारे 11वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। ये भी यहाँ पर भी थोड़ी बहुत मिसप्रिंट हुई है दोस्तों। बड़ी ठनी चित्र किस स्थान से संबंधित है दोस्तों? उदयपुर, किशनगढ़, चांदपोल या बूंदी। तो जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन राइट होता है वो दोस्तों किशनगढ़ ऑप्शन राइट होता है। नागरीदास गुरुमुख निहालचंद के द्वारा रचित है चित्रित किया गया था दोस्तों। और आगे बढ़ते और प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों। राजस्थान का आना सागर किस जिले को कहा जाता है? हनुमानगढ़ या फिर गंगानगर या फिर कोटा या फिर बूंदी, सॉरी दोस्तों कोटा या फिर हमारा यहाँ पे भरतपुर। जो ऑप्शन राइट होता है वो दोस्तों राजस्थान का अन्ननगर के नाम से गंगानगर को जाना जाता है दोस्तों। और आगे बढ़ते और जो हमारा 13वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि राजस्थान की प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से संचालित की गई थी दोस्तों? अजमेर से या फिर जयपुर से, और तीसरा ऑप्शन है कोटा से, और चौथा ऑप्शन है उदयपुर से। जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन राइट हो जाता है वो दोस्तों पहला ऑप्शन जो अजमेर से हमारा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। यहाँ पर राजस्थान की प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अजमेर से शुरुआत की गई थी दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं और जो हमारा ये प्रश्न है वो आभूषण के बारे में मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें लिखा गया है कि वाद्य यंत्र के बारे में ना मादल क्या है दोस्तों? आभूषण है या फिर लोक वाद्य यंत्र है या फिर छापा कला है या फिर परिधान है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन राइट हो जाता है वो दोस्तों मादल एक लोक वाद्य यंत्र है दोस्तों। मादल एक लोक वाद्य यंत्र है। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते और जो हमारा 15वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया कि कौन सा दुर्ग चिड़ियाटूप पहाड़ी पर स्थित है दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा नाहरगढ़, दूसरा दे रखा तारागढ़, तीसरा दे रखा लोहागढ़ और चौथा दे रखा मेहरानगढ़। तो हमारा नाहरगढ़ दुर्ग चिड़ियाटूप पहाड़ी पर स्थित है दोस्तों। सॉरी चिड़ियाटूप पहाड़ी पर स्थित है दोस्तों। जो हमारा 15वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि कौन सा दुर्ग चिड़ियाटूप पहाड़ी पर स्थित है? नाहरगढ़, तारागढ़ या फिर लोहागढ़ या फिर मेहरानगढ़ दुर्ग। जो मेहरानगढ़ दुर्ग है वो हमारे चिड़ियाटूप पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, जिसका निर्माण राव जोधा द्वारा 12 मई 1459 को करवाया था। 12 मई 1459 के द्वारा करवाया था राव जोधा के द्वारा। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं और जो हमारा 16वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्रसिद्ध क्रांतिकारी विजय सिंह प्रतीक का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन पृथ्वी सिंह, दूसरा ऑप्शन हमारा कृष्ण सिंह, तीसरा ऑप्शन भूप सिंह और चौथा ऑप्शन हमारा केसरी सिंह। जो हमारा यहाँ पे पृथ्वी सिंह विजय सिंह प्रतीक का वास्तविक नाम हमारा भूप सिंह था दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं और जो 17वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। राजस्थान की कौन सी नदी यमुना नदी से मिलती है दोस्तों? जहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन दे रखा बाणगंगा, दूसरा दे रखा हमारा जवाई, तीसरा दे रखा लूणी और चौथा दे रखा हमारा माही। जो हमारी बाणगंगा नदी है वो यमुना नदी से मिलती है दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा राइट होता है। और जो हमारा 18वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक किस देश से आते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है रूस, दूसरा हमारा अमेरिका, तीसरा हमारा फ्रांस और चौथा हमारा सिंगापुर। जो फ्रांस के लोग हैं वो यहाँ राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक के दौर पर आते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं और जो हमारा 19वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। माही महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन सिरोही, दूसरा बांसवाड़ा, तीसरा प्रतापगढ़ और चौथा ऑप्शन है डूंगरपुर। जो माही महोत्सव है दोस्तों बांसवाड़ा में मनाया जाता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। काष्ठ जीवाश्म पार्क है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन है आकल, दूसरा हमारा चांदन, तीसरा हमारा लाठी सीरीज और चौथा हमारा समगा। और जो हमारा यहाँ पर ऑप्शन राइट होता है वो दोस्तों पहला ऑप्शन जो हमारा यहाँ पे राइट होता है दोस्तों आकल ऑप्शन है जो राइट होता है। और सम गांव में वनस्पति, ये सम गांव है इसमें वनस्पति रहित क्षेत्र है दोस्तों।
ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। जो हमारा 21वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि राजस्थान में प्रथम भूमिगत परमाणु प्रशिक्षण का कब किया गया था दोस्तों? 15 अगस्त 1947 या फिर 18 मई 1900 72 है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सॉरी थोड़ी बहुत मेरे हिसाब से गलती हुई है। 15 अगस्त 1972 और दूसरा ऑप्शन है हमारा 18 मई 1972 और तीसरा ऑप्शन है हमारा 7 मई 1972 और चौथा ऑप्शन है हमारा 8 जून 1972। जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन राइट होता है भूमिगत परमाणु प्रशिक्षण कब किया गया था दोस्तों? तो भूमिगत परमाणु प्रशिक्षण दोस्तों हमारा 18 मई 1974 को किया गया था दोस्तों, ये ऑप्शन राइट होता है। और जो हमारा 22वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। पोमचा क्या है? पोमचा क्या है? पगड़ी है या फिर कोटा है या फिर आभूषण है या फिर ओढ़नी है? तो जो हमारा पोमचा एक प्रकार की ओढ़नी है दोस्तों। पोमचा क्या है? तो पोमचा ओढ़नी है। और आगे बढ़ते हैं और जो हमारा 23वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि निम्न में से वस्त्र चित्रण की कलमकारी कला का उदाहरण है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा फड़, दूसरा हमारा बंदेज, तीसरा हमारा अजरक और चौथा हमारा उपयुक्त सभी। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन राइट होता है वो दोस्तों कलमकारी कला का उदाहरण फड़ भी है, बंदेज भी है और अजरक भी, उपयुक्त सभी ऑप्शन हमारा राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं और जो हमारा 24वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा बीकानेर, दूसरा जयपुर, तीसरा जोधपुर और चौथा है अजमेर। तो अभिलेखागार पूछा जाए तो दोस्तों ये हमारा अभिलेखागार बीकानेर में स्थित है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं और जो हमारा 25वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर स्थित है दोस्तों? जैसलमेर में, जोधपुर में, भरतपुर में या फिर टोंक में? तो सालिम सिंह की हवेली है जो हमारी जैसलमेर में स्थित है। जैसलमेर में सालिम सिंह की हवेली, नटमल की हवेली और पटवों की हवेली पूछे तो हमारी जैसलमेर में स्थित है दोस्तों। और ठीक है दोस्तों, और जोधपुर से एक बात और याद रखना दोस्तों कि जोधपुर से वर्तमान में एक जिला अलग हुआ फलौदी में हमारे बाबूजी राठौड़ का जन्म हुआ था दोस्तों। उनके पिता का नाम दादलजी राठौड़, माता का नाम कमला देवी और इनका जन्म स्थान कोल्लू गाँव फलौदी है और इनकी पत्नी का नाम फूलम दे था और वाहन था उनका केसर कालमी और देवर चारणी। और इनकी फड़ का वाचन नायक जाति के भोपे द्वारा किया जाता और रावण हत्ता वाद्य यंत्र के द्वारा। और ठीक है दोस्तों, इतना याद रखना और आगे बढ़ते हैं और दूसरे प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों। जो 26वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है दोस्तों? दामोदर व्यास, हीरालाल शास्त्री, जमनालाल बजाज या फिर सरदार पटेल? तो राजस्थान का लौह पुरुष हमारे दामोदर व्यास को कहा जाता है दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा राइट होता है। और आगे बढ़ते और जो हमारा 27वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। दोहरी व अर्ध चंद्राकार पर्वतमाला कहाँ स्थित है दोस्तों? उदयपुर, बूंदी, सिरोही या फिर बांसवाड़ा? तो ये दोहरी अर्ध चंद्राकार पर्वतमाला है वो हमारे बूंदी में स्थित है दोस्तों। बूंदी जो ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं और जो हमारा 28वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? फर्स्ट ऑप्शन है नाहरगढ़, फर्स्ट ऑप्शन है चित्तौड़, दूसरा है नाहरगढ़, तीसरा है जूनागढ़ और चौथा हमारा तारागढ़। तो एक जैसे महल है वो दोस्तों हमारे नाहरगढ़ दुर्ग में स्थित है, जिसका नामकरण नाहर सिंह भौमिया के नाम पर किया गया था दोस्तों। और ये महल है जो सवाई प्रताप सिंह ने बनवाए थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। जो हमारा 29वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का प्रशासन नया नाम क्या रखा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा यहाँ पे उद्योग एवं सहकारिता विभाग, दूसरा ऑप्शन है हमारा उद्योग एवं तकनीकी विभाग और तीसरा ऑप्शन है हमारा वाणिज्यिक विभाग और चौथा ऑप्शन है हमारा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग।
तो जो हमारा यहाँ पर वर्तमान में नाम रखा गया वो दोस्तों उद्योग एवं वाणिज्य विभाग नाम रखा गया। ये ऑप्शन हमारा यहाँ राइट होता है। और हमारा 30वां प्रश्न है वो स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि राजस्थान में एक ही आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था दोस्तों? भोगीलाल पांड्या ने, फिर या फिर कन्हैयालाल सेठिया ने, या फिर मोतीलाल तेजावत ने, या फिर जमनालाल बजाज ने। तो एक ही आंदोलन का प्रारंभ हमारा मोतीलाल तेजावत के द्वारा किया गया था दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, जो हमारा 31वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि अशोक विहार मृग वन कहाँ स्थित है दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, दूसरा हमारा पुष्कर, तीसरा हमारा जोधपुर, चौथा हमारा जयपुर। तो अशोक विहार हमारा जयपुर में स्थित है दोस्तों, वन मृग जयपुर में स्थित है। और आगे बढ़ते हैं, तिमणगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? धौलपुर में, जयपुर में, सीकर में, या फिर करौली में? तिमणगढ़ का किला है जो हमारे करौली में स्थित है दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा 33वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया कि सोनार किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा राव दुद्धा, दूसरा हमारा राव जैसल, तीसरा हमारा राय बीका, और चौथा हमारा रणकू। तो जो ऑप्शन राइट होता है वो हमारा राव जैसल के द्वारा करवाया गया था, जो जैसलमेर में स्थित है, जिसमें 99 बुर्ज और सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग सोनार का किला है दोस्तों, जो जैसलमेर में स्थित है। और आगे बढ़ते हैं, गणगौर का त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों? ये हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, 34वें नंबर का प्रश्न है, गणगौर का त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा चैत्र कृष्ण प्रतिपदा, दूसरा दे रखा हमारा चैत्र शुक्ल तृतीया, और तीसरा दे रखा हमारा चैत्र शुक्ल तृतीया, चैत्र कृष्ण तृतीया, और चौथा हमारा चैत्र शुक्ल पंचमी। तो हमारा जो गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों, चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा 35वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, सुर सुगाली कहाँ स्थित है दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा अजमेर, दूसरा दे रखा हमारा जोधपुर, और तीसरा दे रखा हमारा करौली, और चौथा दे रखा हमारा जयपुर। तो हमारा जो ऑप्शन राइट होता है वो दोस्तों जयपुर ऑप्शन राइट होता है दोस्तों। सर सुगाली कहाँ पर स्थित है? सर सुगाली हमारे जयपुर में स्थित है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा 36वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंभे दोस्तों? 1144, या फिर 1111, या फिर 1100, या फिर 1444। तो यहाँ पर हमारे जो ऑप्शन राइट हो जाता है वो दोस्तों 1444 खंभे जो रणकपुर जैन मंदिर में स्थित है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा कि वीर सत्संग के रचयिता है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा मित्राम, दूसरा हमारा बाकीदास, तीसरा हमारा सूर्यमल मिश्रण, और चौथा है हमारा कवि वरंत। तो जो ऑप्शन राइट होता है दोस्तों वीर सत्संग के रचयिता सूर्यमल मिश्रण है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा 38वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया कि राजस्थान में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई थी? 1 अप्रैल 1951, या फिर 1 अप्रैल 1953, या फिर 1 अप्रैल 1952, या फिर 1 अप्रैल 1954। तो हमारी 1 अप्रैल 1951 को की गई थी दोस्तों। यहाँ पर थोड़ी बहुत मिसप्रिंट हुई है मेरे हिसाब से, ये ऑप्शन हमारा राइट होता है दोस्तों फर्स्ट नंबर का। और आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया कि राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन करता है दोस्तों। और फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा राष्ट्रपति को, दूसरा दे रखा हमारा राज्य सरकार को, तीसरा दे रखा हमारा राज्यपाल को, या चौथा ऑप्शन दे रखा हमारा केंद्र सरकार को। तो जो ऑप्शन राइट होता है वो दोस्तों राज्य सरकार को करता है दोस्तों, मानवाधिकार अपना आदि प्रतिवेदन प्रेषित करता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा 40वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा बास्केटबॉल, दूसरा दे रखा हॉकी, और तीसरा दे रखा कबड्डी, और चौथा दे रखा क्रिकेट। तो हमारा ऑप्शन राइट होता है वो बास्केटबॉल ऑप्शन राइट होता है दोस्तों, राजस्थान का राज्य खेल माना जाता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा 41वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया कि अवनी लेखरा किस खेल से संबंधित है दोस्तों? पहला ऑप्शन है हमारा पैरा एथलेटिक्स, और दूसरा ऑप्शन है हमारा पैरा बैडमिंटन, और तीसरा ऑप्शन है हमारा पैरा शूटिंग, और चौथा ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो अवली लेखरा जो संबंध है वो पैरा शूटिंग से संबंध है दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा 42वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया कि भारतीय संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने गए दोस्तों?
फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 20, दूसरा ऑप्शन है हमारा 25, तीसरा ऑप्शन है हमारा 35 और चौथा ऑप्शन है हमारा 40। तो हमारा जो ऑप्शन राइट होता है वो दोस्तों 35 ऑप्शन है जो राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। और हमारा जो 43वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया कि राजस्थान सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था दोस्तों? 1989 में, या फिर 1987 में, या फिर 1991 में, या फिर 1996 में। तो राजस्थान सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा हमारा 1989 में दिया गया था दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, हुडा किस रियासत से संबंधित है दोस्तों, यहाँ स्थित है, हुडा किस रियासत में स्थित है दोस्तों? तो फर्स्ट ऑप्शन दे रहेगा मारवाड़, दूसरा दे रहेगा मेवाड़, तीसरा दे रहेगा हाड़ौती, चौथा दे रहेगा हमारा ढूंढाड़। जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन राइट होता है, हुडा सम्मेलन मेवाड़ में हुआ था दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा राइट होता है महाराजा। ठीक है दोस्तों, और आगे बात करते हैं। और महाराजा सौरभ सिंह द्वारा खेरवाड़ा में डाकन प्रथा पर रोक कब लगाई गई थी दोस्तों? 1953, या फिर 1955, या फिर 1950। सॉरी दोस्तों, मैं थोड़ा बहुत गलत बोल गया। फर्स्ट ऑप्शन दे रहेगा हमारा 1853, दूसरा दे रहेगा हमारा 1855, और तीसरा दे रहेगा हमारा 1850, और चौथा दे रहेगा हमारा 1848। तो हमारा जो ऑप्शन राइट होता है वो दोस्तों 1853 में महाराजा सौरभ सिंह द्वारा राजस्थान में डाकन प्रथा पर रोक लगाई गई थी दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, जो हमारा 46वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव थी दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा मीनाक्षी हुजा, दूसरा ऑप्शन है हमारा कुशल सिंह, और तीसरा ऑप्शन है हमारा ओतिमा बोर्दिया, और चौथा ऑप्शन है हमारा अमरजीत कौर। तो जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन राइट होता है वो दोस्तों कुशल सिंह ऑप्शन है वो राइट होता है दोस्तों। कुशल सिंह मुख्य सचिव थी दोस्तों, ये ऑप्शन राइट है। और आगे बढ़ते हैं, और हमारा जो 47वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया कि नारायण सागर बांध किस नदी पर स्थित है दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन है गंभीरी, दूसरी मानसी नदी, तीसरी बाणगंगा नदी, और चौथी हमारी खारी नदी। तो नारायण सागर बांध है जो हमारे खारी नदी पर स्थित है दोस्तों। और आगे बढ़ते, और जो हमारा 48वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। राजस्थान में टंगस्टन का भंडार मुख्यतः कहाँ पाया जाता है दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन दे रहेगा हमारा डेगाना, दूसरा ऑप्शन दे रहेगा रातानाड़ा, और तीसरा ऑप्शन दे रहेगा तलवाड़ा, और चौथा ऑप्शन दे रहेगा मांडो की पाल। जो हमारा डेगाना है वहाँ पर टंगस्टन का भंडार पाया जाता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा 49वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। राजस्थान में अणु नगरी के नाम से प्रसिद्ध स्थान है दोस्तों छबड़ा, या फिर अंता, या फिर कोटा, या फिर रावत बाटा। तो हमारा राजस्थान में अणु नगरी के नाम से रावत बाटा प्रसिद्ध है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, जो हमारा 50वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया कि किसी भौतिक भूभाग को संक्रमित प्रदेश कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा रेतीला मैदान, दूसरा ऑप्शन है हमारा अरावली, और तीसरा ऑप्शन है हमारा पूर्वी मैदान, और चौथा ऑप्शन है हमारा पूर्वी पठार। जो ऑप्शन राइट होता है वो दोस्तों हमारा पूर्वी पठार ऑप्शन राइट होता है, संक्रांति प्रदेश कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर हमारी यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर और एक बार अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर जरूर लगाए दोस्तों। और जो हम आप आगे बात करने वाले हैं, शिक्षण अभिरुचि के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों, जिसमें हमारे प्रश्नों के उत्तर 99% पॉजिटिव ही उत्तर देने होते हैं दोस्तों। और जो हमारा पहला प्रश्न है उसके बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि बाल्यावस्था में बालकों की दोस्ती का केंद्रीय बिंदु होता है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन दे रहेगा हमारा बौद्धिक एवं शैक्षणिक स्तर की समानता, दूसरा दे रहेगा हमारा सामाजिक स्तर पर समानता, तीसरा दे रहेगा हमारा परिवार व मित्रों के साथ आदान प्रदान, और चौथा ऑप्शन है हमारा सहभागिता। तो बाल्यावस्था में बालकों की दोस्ती का मुख्य केंद्र बिंदु परिवार एवं मित्रों के साथ आदान प्रदान होता है दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। कौन सा कार्य शिक्षक का नहीं हो दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन दे रहेगा हमारा नियोजन, दूसरा ऑप्शन है शिक्षण, तीसरा हमारा निर्देशक, चौथा ऑप्शन है हमारा बजट बनाना। ये बजट बनाने का कार्य है वो शिक्षक का नहीं होता है दोस्तों, ये ऑप्शन राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं, और हमारा तीसरा प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, मूल्यांकन का निकट संबंध होता है दोस्तों सीखने की क्रिया से, दूसरा ऑप्शन है विषय वस्तु से, तीसरा ऑप्शन है हमारा मूल्यांकन प्रविधियों से, और चौथा ऑप्शन है हमारा उद्देश्य से। जो मूल्यांकन का निकट संबंध हमारा उद्देश्यों से होता है दोस्तों, ये ऑप्शन राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं,
जो हमारा चौथा प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि अधिगम में अभ्यास के नियम का आशय है दोस्तों किसी बात को बार बार रटना, या फिर किसी बात को बार बार लिखना, या फिर किसी बात को व्यवहार में लाना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसी बात को बार बार लिखना, ये ऑप्शन हमारा राइट होता है। ठीक है दोस्तों, और आगे प्रश्नों के बारे में हम अध्ययन करेंगे दोस्तों। अध्ययन करते हैं। जो हमारा पांचवा प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि कक्षा में संवाद अनिवार्य रूप से होना चाहिए दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा गैर विवरणात्मक, दूसरा ऑप्शन है हमारा काल्पनिक, तीसरा ऑप्शन है हमारा तदानुभूतिक और चौथा ऑप्शन है हमारा अमूर्त। तो हमारा जो तदानुभूतिक ऑप्शन है जो हमारा यहाँ राइट हो जाता है दोस्तों, कक्षा में रूप में अनिवार्य होना चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। जो हमारा छठा प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया कि शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा रेखाचित्र, दूसरा ऑप्शन है तालिकाएं, तो तीसरा हमारा ग्राफ और चौथा हमारा मानचित्र। तो हमारा यहाँ ऑप्शन राइट हो जाता है वो दोस्तों तालिकाएं। जो तालिका ऑप्शन है वो हमारा राइट हो जाता है दोस्तों, शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं और हमारे प्रश्न के बारे में अध्ययन करते हैं दोस्तों। और जो हमारा सातवां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि बालक के सामाजिक विकास की तीव्र गति है दोस्तों, एकल परिवार में या फिर संयुक्त परिवार में या फिर दोनों में या फिर किसी में नहीं। और बालक में सामाजिक विकास की तीव्र गति दोस्तों संयुक्त परिवार से होती है दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं। जो हमारा आठवां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, यदि आप कोई छात्र आपको अपने घर पर आमंत्रित करता है तो आप अवश्य जाएंगे, या फिर माता पिता के बुलाने पर जाएंगे, या फिर मना कर देंगे, या फिर किसी अवसर विशेष होने पर ही जाएंगे। तो जो हमारा ये ऑप्शन राइट हो जाता है दोस्तों, किसी अवसर विशेष होने पर ही जाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा 9वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित गुणों के समूह में से कौन सा शिक्षक के लिए उपयोगी है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा ईमानदारी, ईर्ष्या और ज्ञान, दूसरा ऑप्शन है हमारा ज्ञान, संयम और विवेक, और तीसरा ऑप्शन है हमारा सहनशीलता, करुणा और प्रभुत्व, और चौथा ऑप्शन है हमारा क्षमा, क्रोध और सहयोग। तो ज्ञान, संयम और विवेक ऑप्शन है जो हमारा यहाँ पे राइट होता है दोस्तों, शिक्षक के लिए उपयोगी है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। जो हमारा 10वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, नेतृत्व के गुणों का विकास बालकों में इसलिए किया जाता है क्योंकि वे आगामी जीवन में श्रेष्ठ नेतृत्व करें, या फिर व्यक्तित्व का विकास कर सकेंगे, या फिर मित्रता की भावना बढ़ा सके, और चौथा ऑप्शन है समाज को समझ सके। तो व्यक्तित्व का विकास कर सके, इसलिए बालकों में नेतृत्व गुणों का विकास किया जाता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य है दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा आर्थिक विकास, दूसरा ऑप्शन है हमारा सभ्यता का विकास, तीसरा ऑप्शन है हमारा साक्षरता, और चौथा ऑप्शन है हमारा राष्ट्र का विकास। जो हमारा प्रौढ़ का शिक्षा का उद्देश्य दोस्तों साक्षरता, ये ऑप्शन हमारा राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा 12वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि परिवार एक साधन है दोस्तों, औपचारिक शिक्षा का, या फिर अनौपचारिक शिक्षा का, या फिर निरौपचारिक शिक्षा का, या फिर दूरस्थ शिक्षा का। तो अनौपचारिक शिक्षा का परिवार एक साधन है दोस्तों, अनौपचारिक शिक्षा का, ये ऑप्शन राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा 13वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि उस नेता को अच्छा माना जाता है दोस्तों जो समूह के प्रेरकों में संतुष्ट करे, या फिर समूह की जरूरतों को पूर्ति करे, या फिर समूह की सेवा करे, या फिर समूह की सदैव प्रशंसा करे। तो उस नेता को अच्छा माना जाएगा जो समूह के प्रेरकों को संतुष्ट करे दोस्तों, ये ऑप्शन राइट होता है। और हमारा 14वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, शिक्षण प्रक्रिया के तहत आश्रित चर है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन है पाठ्यक्रम, दूसरा ऑप्शन है शिक्षक, तीसरा हमारा छात्र, और चौथा हमारा पाठ्य वस्तु। तो जो हमारा छात्र है वो शिक्षक प्रक्रिया के तहत आश्रित चर है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और हमारा 15वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। अभी तक भी किसी ने लाइक कमेंट शेयर नहीं किया तो वो लाइक कमेंट और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने की कोशिश करें दोस्तों। और हम आगे प्रश्नों के बारे में अध्ययन करवाएंगे दोस्तों। और जो हमारा 15वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा प्रोजेक्ट केंद्रित, दूसरा ऑप्शन है हमारा पुस्तक केंद्रित, तीसरा हमारा बाल केंद्रित, चौथा हमारा शिक्षक केंद्रित।
जो हमारा शिक्षक की योजना की पद्धति का होना चाहिए, तो बाल केंद्रित ऑप्शन राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। जो 16वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। ब्रह्म कारक जो व्यक्ति में कार्य करने की उत्साह बढ़ाता है या घटाता है उसे कहते हैं दोस्तों अधिगम। दूसरा है सावधारणा। तीसरा है अभिप्रेरणा। चौथा हमारा इनमें से कोई नहीं। जो अभिप्रेरणा है वो व्यक्ति को कार्य करने की उत्साह को घटाने का बढ़ाता है, उसे अभिप्रेरणा कहते हैं दोस्तों। ये ऑप्शन राइट होता है। और जो हमारा 17वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि सृजनात्मकता का प्रारंभ कौन सी अवस्था से होता है दोस्तों। शैशवावस्था, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था या फिर प्रौढ़ अवस्था। तो जो हमारा जन्मता का प्रारंभ कौन सी अवस्था से होता है? जन्मता का प्रारंभ हमारी बाल्य अवस्था से होता है दोस्तों। बाल्य अवस्था से जन्मता का प्रारंभ होता है। और आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा 18वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि गृह कार्य पूर्ण करने की नियमित आदत छात्र को बनाती है विश्वस्त, स्वतंत्र या फिर बोर्ड मुक्त या फिर नीरस। तो हमारी विश्वस्त बनाती है, गृह कार्य पूर्ण छात्रों को बनाती है दोस्तों। ये ऑप्शन राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा 19वां प्रश्न है वो स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, जिसमें लिखा गया कि बालक के उन्नयन भूमिका होती है विकास में सर्वाधिक। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा अच्छी पुस्तकों की। दूसरा ऑप्शन दे रखा हमारा भव्यशाला भवन की। और तीसरा ऑप्शन दे रखा हमारा समर्पित शिक्षक की। और चौथा ऑप्शन दे रखा हमारा उत्तम क्रीड़ा स्थल की। तो बालक के उन्नयन की भूमिका विकास में सर्वाधिक समर्पित शिक्षक की, ये ऑप्शन हमारा ऑप्शन राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे। जो हमारा 21वां प्रश्न है वो स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित में से सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है दोस्तों? क्या नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा अनुशासन। दूसरा दे रखा हमारा मौलिकता। तीसरा दे रखा हमारा लचीलापन। और चौथा ऑप्शन दे रखा हमारा धारा प्रवाहिता। जो अनुशासन में वो सृजनशीलता का प्रमुख तत्व नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और आगे बात करते हैं। और जो हमारा 22वां प्रश्न वो स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, जिसमें लिखा है कि बालक के सीखने की पहचान आप कैसे करेंगे दोस्तों? बालक के सीखने की पहचान आप कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा उसका अक्षर ज्ञान देखकर। दूसरा ऑप्शन है हमारा उसके व्यवहार में परिवर्तन देखकर। तीसरा ऑप्शन है हमारा उसके प्रश्न उत्तर सुनकर। चौथा ऑप्शन है हमारा उसकी लिखित परीक्षा लेकर। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन राइट होता है वो दोस्तों बी ऑप्शन राइट हो जाता है, उसके व्यवहार और परिवर्तन को देखकर। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगले प्रश्न के बारे में अध्ययन करते हैं। जो हमारा 23वां प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, जिसमें लिखा है कि समायोजन की प्रक्रिया दोस्तों स्थिर है या फिर मानसिक है या फिर गतिशील है या फिर स्थापन है। तो समायोजन की प्रक्रिया है वो दोस्तों हमारी मानसिक है। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा 23वां प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। शिक्षक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेही रहता है? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा अभिभावक के प्रति। दूसरा ऑप्शन है हमारा प्राचार्य के प्रति। और तीसरा ऑप्शन है हमारा शासन के प्रति। और चौथा ऑप्शन है हमारा समाज एवं छात्रों के प्रति। तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है दोस्तों, समाज व छात्रों के प्रति ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। और आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों 24वां प्रश्न है वो स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, जिसमें लिखा गया कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी के रूप में के उपयोग में फलस्वरूप शिक्षक का कार्य क्या है दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा वैज्ञानिक हो गया। दूसरा ऑप्शन है हमारा सरल हो गया। और तीसरा ऑप्शन है हमारा केंद्रित हो गया। और चौथा ऑप्शन है हमारा बढ़ गया। तो हमारा जो ऑप्शन राइट होता है वो दोस्तों वैज्ञानिक हो गया। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा 25वां प्रश्न है वो स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, जिसमें लिखा गया कि CCE में कुल कितने सेमेटिव असेसमेंट किए जाने का प्रावधान है दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा 1। दूसरा ऑप्शन दे रखा हमारा 2। और तीसरा ऑप्शन दे रखा हमारा 3। और चौथा ऑप्शन दे रखा हमारा 4। तो इसमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो दोस्तों 4 ऑप्शन। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा 26वां प्रश्न है वो स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, जिसमें लिखा गया कि सृजनात्मकता का मुख्य रूप से संबंध है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा मांडलिक। दूसरा ऑप्शन दे रखा हमारा अनुकरण। और तीसरा ऑप्शन दे रखा हमारा अभिसारी चिंतन। और चौथा ऑप्शन दे रखा हमारा अपसारी चिंतन। तो हमारा जो
मुख्य रूप दोस्तों अपसारी चिंतन होता है, ये ऑप्शन राइट हो जाता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और जो 27वां प्रश्न है वो स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि अधिगम की सफलता का प्रमुख आधार है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा प्रशंसा, दूसरा ऑप्शन दे रखा हमारा नेतृत्व, और तीसरा ऑप्शन दे रखा हमारा पुरस्कार, और चौथा ऑप्शन दे रखा हमारा लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा। तो अधिगम की सफलता का प्रमुख आधार है दोस्तों लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा होनी चाहिए दोस्तों, ये ऑप्शन राइट हो जाता है। और जो हमारा 28वां प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। शायद मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत मिसप्रिंट हुई है, नहीं हुई दोस्तों, ये 28वां ही प्रश्न है। और जो इसमें लिखा गया कि भाषा किसका माध्यम है दोस्तों, भाषा किसका माध्यम है, जिसमें भाषा किसका माध्यम है यो दे रखा प्रश्न। ठीक है दोस्तों, हमारा प्रश्न देख रखा है भाषा किसका माध्यम है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारे वैचारिक स्तर का, दूसरा ऑप्शन है सहज अभिव्यक्ति का, तीसरा ऑप्शन है पारस्परिक संबंधों का, और चौथा ऑप्शन है हमारा सामाजिक आदान प्रदान का। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन राइट हो जाता है वो सहज अभिव्यक्ति का ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है दोस्तों। भाषा इसका माध्यम है तो सहज अभिव्यक्ति का माध्यम है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा 29वां प्रश्न है वो स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। द कंडक्शन ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक किसने लिखी थी दोस्तों, B.F. स्किनर ने, या फिर रॉबर्ट M. गेगे ने, या फिर डेविड ओसबेल ने, या फिर थाइंडाइक ने। तो हमारा जो ऑप्शन राइट हो जाता है वो रॉबर्ट M. गेने ने लिखी थी दोस्तों, रॉबर्ट M. मेने ने लिखी थी। ठीक है दोस्तों, पर यहाँ मैंने नहीं है, यहाँ पर गेने, ये ऑप्शन थोड़ा बहुत मिसप्रिंट है, मैंने की जगह गेने है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते। और जो 30 नंबर का प्रश्न है वो स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, जिसमें लिखा गया कि एक अध्यापक का अनिवार्य व्यक्तित्व संबंध है दोस्तों उच्च नैतिक चरित्र से, छात्रों से प्रेम से, या फिर शारीरिक और मानसिक स्वच्छता से, या फिर आलोचनात्मक दृष्टि से। तो उच्च नैतिक चरित्र से ऑप्शन है जो अध्यापक का अनिवार्य व्यक्तित्व संबंधी का गुण है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। जो हमारा 31वां प्रश्न है वो स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, जिसमें लिखा गया कि प्रशंसा और निंदा दो ऐसी प्रेरणाएं जो बालक की वृद्धि करती है दोस्तों, अनुशासन की, या फिर शरीर की, या फिर सामाजिक प्रेरणा की, या फिर उपयुक्त सभी। तो जो हमारा यहाँ पर ऑप्शन राइट हो जाता है दोस्तों उपयुक्त सभी ऑप्शन राइट है, अनुशासन की भी और शरीर की भी और सामाजिक प्रेरणा की भी, ऐसी दो प्रेरणाएं जो बालक की वृद्धि करती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षक होने के नाते असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए दोस्तों, सहानुभूतिपूर्ण, या फिर भेदभावपूर्ण, या फिर सुधारक का, या फिर समानता का। तो हमारा व्यवहार दोस्तों सुधारक होना चाहिए दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं। जो 33वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि सृजनात्मक उत्तरों के लिए जरूरी है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रश्न का, दूसरा ऑप्शन दे रखा हमारा विषय वस्तु आधारित प्रश्न का, तीसरा ऑप्शन दे रखा हमारा मुक्त उत्तर वाले प्रश्न का, और चौथा ऑप्शन दे रखा हमारा अत्यंत अनुशासित कक्षा का। जो हमारा यहाँ पे मुक्त उत्तर प्रश्न वाले प्रश्न सृजनात्मक उत्तरों के लिए जरूरी है दोस्तों, ये ऑप्शन राइट होता है। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा 34वां प्रश्न है वो स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि छात्रों में नैतिक मूल्य किस प्रकार का उत्खनन किए जा सकते हैं, पाठ्यक्रम के साथ नैतिकता संबंधित प्रश्न करके, या फिर महान व्यक्ति की जीवन गाथा गाकर, या फिर ऑप्शन दे रखा हमारा तीसरा समूह सुबह के प्रार्थना पत्र द्वारा, या फिर चौथा ऑप्शन है हमारा नैतिक मूल्य पर केंद्रित फिल्म दिखाकर। तो ऑप्शन राइट होता है हमारा पाठ्यक्रम के साथ नैतिकता संबंधी प्रश्न करके नैतिक मूल्य का उत्पन्न किया जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और जो 35वां प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, उस नेता को अच्छा माना जाता है दोस्तों। ऑप्शन दे रखे हमारे समूह के सदस्य की बात माने, समूह के सदस्यों की राय माने, या फिर समूह के प्रेरकों को संतुष्ट करें, या फिर समूह के सदस्यों को आदेश दे। तो उस नेता को अच्छा माना जाता है जो समूह के प्रेरकों को संतुष्ट करे, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा 36वां प्रश्न है वो स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। अनुपयोगी प्लास्टिक थैलियों से बालक द्वारा कलात्मक वस्तु का निर्माण करना एक दर्शाता है दोस्तों सृजनशीलता, या फिर खाली समय का उपयोग, या फिर रुचि, या फिर लगन। तो जो हमारा सृजनशीलता का ऑप्शन है
वो राइट हो जाता है दोस्तों। प्लास्टिक थैलियों से बालक द्वारा कलात्मक वस्तु का निर्माण करने का दर्शाता है सृजनशीलता दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, जो 37वां प्रश्न है वो स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। शिक्षण की प्रकृति दिखाई देती है प्रक्रिया से या फिर उत्पाद में या फिर प्रक्रिया में, उत्पाद में या फिर उपरोक्त कोई नहीं। तो शिक्षक की प्रकृति दिखाई देती है प्रक्रिया व उत्पाद से, उत्पाद में दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, जो हमारा 38वां प्रश्न है वो स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। शिक्षा के जीवन का अंग है, यह कथन किसका है दोस्तों? पोवलोव का है या फिर जॉन डीवी का है या फिर ए मोस्लो का है या फिर उक्त कोई नहीं। तो ये ऑप्शन है हमारा, जो शिक्षा अंग है वो हमारा जॉन डीवी का है। यह कथन जॉन डीवी का है, ये ऑप्शन राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं, नेता होना चाहिए दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला, दूसरा ऑप्शन है निरुकुश व्यक्ति वाला, तीसरा ऑप्शन है हमारा बहुमुखी व्यक्तित्व वाला, और चौथा ऑप्शन है हमारा उक्त कोई नहीं। जो हमारा बहुमुखी व्यक्तित्व वाला है नेता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा 40 नंबर का प्रश्न है वो स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, जिसमें लिखा गया कि सृजनशील बालकों की मौलिक विशेषता होती है दोस्तों कार्य करने की लगन या फिर प्रबल जिज्ञासा या फिर लगातार नए कार्य को करना या फिर नई नई खोज को करना। तो हमारा सृजनशील बालकों की मौलिक विशेषता होती है दोस्तों प्रबल जिज्ञासा। ठीक है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, और हमारा 41वां प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, जिसमें लिखा गया कि बुनियादी शिक्षा का विचार के प्रतिपादक थे दोस्तों महात्मा गांधी थे या फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन थे या फिर जवाहरलाल नेहरू थे या फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। बुनियादी शिक्षा का विचार के प्रतिपादक थे दोस्तों महात्मा गांधी थे। ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा 42वां प्रश्न है वो स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। आज के वर्तमान मानव की आवश्यकता उत्तम और शानदार चरित्र है दोस्तों। यह कथन दिया गया दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा जूसेर बुनर, दूसरा ऑप्शन दे रखा हमारा सिगमंड फ्रायड, और तीसरा ऑप्शन दे रखा हमारा हर्बर्ट स्पेनर, और चौथा ऑप्शन दे रखा हमारा कोहलबर्ग ने। तो जो ऑप्शन राइट होता है वो दोस्तों हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाता है दोस्तों, हर्बर्ट स्पेनर ने दिया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा 43वां प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, जिसमें लिखा गया कि सृजनात्मक प्रशिक्षण में किन भारतीयों का प्रशिक्षण प्रसिद्ध है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा जैक्सन, दूसरा हमारा जी.एस. जोरियल ने, और तीसरा ऑप्शन है हमारा बाकर महिदी ने, और चौथा ऑप्शन है हमारा M.K. रैना ने। तो हमारा बाकर महिदी ने ऑप्शन है जो सृजनात्मक प्रशिक्षण में भारतीयों का प्रशिक्षण प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा 44वां प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, जिसमें लिखा गया कि खेल आधारित विधि है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा किंडरगार्टन विधि या फिर कर के सीखने की विधि या फिर दृष्टात्मक विधि या फिर प्रोजेक्ट विधि। जो किंडरगार्टन विधि है वो खेल आधारित विधि है दोस्तों। ये ऑप्शन राइट होता है यहाँ पे। और आगे बढ़ते हैं, जो हमारा 45वां प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण कहा जाता है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा विद्यालय, दूसरा ऑप्शन है माता पिता एवं परिवार, तीसरा ऑप्शन है हमारा समुदाय, और चौथा हमारा संप्रेषण के माध्यम से। तो और बालिकाओं का सामाजिक विकास का आधारभूत माना जाता है तो दोस्तों माता पिता एवं परिवार से प्रथम माना जाता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा 46वां प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। आप अध्यापक बनना चाहते हैं दोस्तों पैसे कमाने के लिए या फिर छात्रों को नगर कराने के लिए या फिर विधायक बनने के लिए या फिर समाज को आदर्श एवं स्वस्थ जीवन प्रदान करने के लिए। तो हमारा जो ऑप्शन राइट होता है वो दोस्तों यहाँ पे समाज को अच्छा अध्यापक होगा, वो समाज को आदर्श एवं स्वस्थ जीवन प्रदान करने के लिए बनना चाहते हैं दोस्तों। ये ऑप्शन राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं, जो हमारा 47वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। सतत एवं सचमुच मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है दोस्तों विद्यालय छोड़ने वाले की दर को कम करना या फिर शिक्षा ग्रहण करने वाले की अधिक ध्यान केंद्रित करना, या फिर तीसरा ऑप्शन है हमारा तनाव और चिंता को कम करना, या फिर चौथा ऑप्शन हमारा छात्रों को विद्यालय आने के लिए आकर्षित करना। तो हमारा जो ऑप्शन राइट हो जाता है वो दोस्तों बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाता है। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाता है दोस्तों। छात्रों के विद्यालय आने के लिए आकर्षित करना सतत सचिव मूल्यांकन का महत्वपूर्ण उद्देश्य दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, जो 48वां प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों, जिसमें लिखा गया कि महात्मा गांधी स्वतंत्रता संग्राम में जिस गुण के कारण देश के नेता बने वह है।
अंग्रेजों के विरोधी भावना, दूसरा हमारा दृढ़ संकल्प की शक्ति, तीसरा हमारा सुंदर व्यक्तित्व और चौथा हमारा इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी स्वतंत्र संग्राम में जिस गुण के कारण देश के नेता बने वह हमारा दृढ़ संकल्प है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा 49वां प्रश्न है वो स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। यदि कुछ निर्धन छात्र आपसे अतिरिक्त समय में पढ़ाना चाहते हैं तो आप फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा उन्हें ट्यूशन लेने के लिए कहेंगे, या दूसरा ऑप्शन है हमारा उन्हें टालते रहेंगे, या फिर तीसरा ऑप्शन है हमारा आवश्यकता के अनुसार समय समय पर उनकी कठिनाई को पूरा करेंगे, चौथा ऑप्शन है हमारा उन्हें किसी अन्य शिक्षक के पास भेजेंगे। तो निर्धन छात्र आपसे अतिरिक्त समय में पढ़ाना चाहते हैं तो आप आवश्यकता के अनुसार समय समय पर उनकी कठिनाइयों को पूरा करेंगे, ये ऑप्शन हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट होता है दोस्तों। और जो आज का हमारा अंतिम प्रश्न है वो स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। यदि किसी बड़ी कक्षा में अधिकांश छात्र प्रायः उगते हुए पाए जाते हैं, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा संबंधित छात्रों में कोई कमी हो सकती है, दूसरा ऑप्शन दे रखा हमारा अध्यापन प्रक्रिया में कोई कमी हो सकती है, या फिर तीसरा ऑप्शन दे रखा हमारा कक्षा के भौतिक वातावरण में कोई कमी हो सकती है, या फिर उपयुक्त सभी कमियां हो सकती है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन राइट होगा, अधिकांश छात्रों में उगते हुए पाए जाने का उपयुक्त सभी कमियां हो सकती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए यहीं तक। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। और ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल। इतनी देर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और इतनी देर आप सभी ने हम झेला उसके लिए थैंक यू सभी को थैंक्स। मिलते हैं कल नए नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ठीक है दोस्तों।